हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एमसीक्यू सॉल्यूशन पार्ट 9 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 टू पार्ट 8 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर ठीक है 1 से 47, हमने शायद 47 तक लास्ट किया था, अगर 1 से 47 तक कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 1 से पार्ट 8 रेफर करना। ठीक है, तो अगेन जो फर्स्ट टाइम आए हो देख रहे हो, मैं उनको बता दूं यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का सॉल्यूशन देखते हैं आर डी शर्मा बुक से। ठीक है, तो आर डी शर्मा बुक अगर आपके पास है तो आपको पता होगा हर एक चैप्टर के लास्ट में आपका एक एमसीक्यूज एक्सरसाइज गिवन है, उसी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आप अगर सारे वीडियो को फॉलो करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, पार्ट 1 टू 8 ऑलरेडी अपलोडेड था, जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 47 कंप्लीट किया था। आज 48 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48। अगेन एग्जाम्पलर का है, तो आपके स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आजकल जो स्कूल का पेपर होता है ना, उसमें एग्जाम्पलर से एमसीक्यूज बहुत आने लगा है। ठीक है, जो आपके एमसीक्यूज बनते हैं ना 20 मार्क्स के सेक्शन ए में, वो बेसिकली एग्जाम्पलर को ही रेफर किया जाता है, ये आप मान के चलो। तो फर्स्ट में बोला गया है अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आई। एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, सॉरी 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 हाँ, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो कि आपका 2 माइनस आई है। ठीक है, इज रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल पाई बाय 2 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन द न्यू पोजिशन। ठीक है, तो बेसिकली ये रोटेशन का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, फिर भी बता दूं, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, अगर 180 डिग्री से रोटेट करते हो, ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आई गिवन है, अगर वो 180 डिग्री से रोटेट होता तो उसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर देते, वो आपका नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता, जो भी आता न्यू पोजीशन उसकी आ जाती। ठीक है, अगर आप 90 डिग्री से रोटेट करते हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस की बात कर रहे हैं। तो आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर रहे हो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज को आप प्लस से दिखाते हो एंगल को, ठीक है, तो उसको आप आई से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, यहां पे क्लॉकवाइज हमने मूव किया, तो क्लॉकवाइज में 90 डिग्री -90 हो जाता है, तो बेसिकली आप -π/2 से रोटेट कर रहे हो, तो -i से मल्टीप्लाई करते हो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, ऐसे ही आपका 120 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा से करते हो, और -120 डिग्री है तो माइनस ओमेगा से करते हो। ठीक है, ये चलता है आपका। ये आता कहां से, अब इस पर फोकस नहीं कर रहे हम। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखना, रोटेशन का क्वेश्चन आता है तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 180 डिग्री से रोटेट करते हो, अब ये क्लॉक हो या एंटी क्लॉक, -1 से मल्टीप्लाई करोगे। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जिसको आप +90 बोलते हो, अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो +90 होता है, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज -90 होता है, पढ़ा होगा आपने ट्रिगो में। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है तो ना कि +90 की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको रोटेट कर रहे हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज से, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज से, तो आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नया पोजीशन मिल जाएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। रोटेशन के बाद जो उसकी पोजीशन आएगी वो मिल जाएगी आपको। अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो 90 डिग्री से तो -i से, रिस्पेक्टिवली 120 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा, 120 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस ओमेगा। तो यहां पे बोला गया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है, π/2 डिग्री, तो z जो 2 -i गिवन है, इसको आप -i से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, -iz, तो ये i मल्टीप्लाइड बाय 2 -i हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2i एंड i मल्टीप्लाइड बाय i स्क्वायर, तो ये हो गया 2i, और i स्क्वायर आपका होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आपका आ गया 1 + 2i, तो 1 + 2i ऑप्शन ए आपका मैच कर जाएगा। क्लियर है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, ऑल्दो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, अगर आप जेई कर रहे हो या किसी कंपटीशन के लिए पढ़ोगे तो वहां आपको बताया ही जाएगा रोटेशन। ठीक है, चलो
नेक्स्ट 49, अगेन रियल नंबर पूछा गया, रियल नंबर मतलब प्योरली रियल होना चाहिए। तो प्योरली रियल की बात कर रहा है, मतलब इमेजिनरी पार्ट आपका जीरो। आपने पहले भी किया था क्वेश्चन, मतलब कि आपने शायद 8 पार्ट में हमने देखा था। तो यहाँ पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपको, 1 प्लस आई कॉस थीटा, और एक है आपका 1 माइनस 2i कॉस थीटा। ठीक है, एक z गिवन है 1 प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2i कॉस थीटा। ये बोला गया है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब प्योरली रियल की बात कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट जीरो चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपका, इसको तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो 1 प्लस 2i कॉस थीटा से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 1 प्लस 2i कॉस थीटा से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तो यहां पे आ जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2i कॉस थीटा से, एंड फिर आप i कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 2i कॉस थीटा से। नीचे आपका बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 2i कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2i कॉस थीटा, तो 1 प्लस 2i कॉस थीटा हो गया। ठीक है, i कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा i कॉस थीटा, एंड i कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2i कॉस थीटा। तो i इंटू आई स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, जो कि माइनस दे देगा आपको। तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे आपका कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से, तो ये आ जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? माइनस क्यों आया? क्योंकि आपका एक i मल्टीप्लाई हो रहा है i से, तो i स्क्वायर, तो i स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, नीचे भी सेम चीज करोगे आप, 1 का स्क्वायर 1, यहां पे भी i स्क्वायर मिलेगा आपको, i स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय i स्क्वायर, तो i स्क्वायर होता है -1, एक माइनस पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर जो z बनेगा, ऊपर का जो टर्म आएगा 1 प्लस 2i कॉस, तो रियल पार्ट आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2i कॉस थीटा प्लस i कॉस थीटा, ये हो जाएगा 3i कॉस थीटा। रियल पार्ट आपका अलग कर दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको रियल नंबर चाहिए था, तो रियल नंबर का मतलब ये हो गया जो आपका रियल इमेजिनरी पार्ट है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है ये जीरो होना चाहिए आई को छोड़ के। तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया आपका आ गया 3 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये जीरो हो जाएगा। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2। अब आपने पढ़ा होगा कॉस के टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अगर नहीं पढ़ा तो देख लो यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 हो जाती है। पहले भी हमने यूज किया होगा कहीं ना कहीं, फिर से बता रहा हूं, अगर cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो थीटा जो होता है आपका 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, n आपका कोई भी इंटीजर होगा, तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया, तो पाई बाई 2 आपका अल्फा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन आपका सी मैच कर देगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्कूल के पेपर में बहुत आता है। ठीक है, तो अगर आप स्कूल के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन देख के जाना। चलो नेक्स्ट 50 में बोला गया है, अगेन देखो, एक हमने क्वेश्चन किया था जहां पे 4 चीजें लिखी गई थी, 4 ऑप्शन थे, उसमें एक करेक्ट था,
तो उसमें एक ऑप्शन ये भी लिखा हुआ था, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। मेरे ख्याल से पिछले पार्ट में ही होगा किसी क्वेश्चन में, 46 47, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने कहा था ये गलत होता है, और मैंने कहा था इन किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ये सही हो सकता है, ठीक है। उसकी बात मैंने वहां पर नहीं की थी। इन जनरल क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, मैंने कहा था ये लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 होता है, ऐसा इन जनरल ये सही होता है। लेकिन इक्वल टू साइन स्पेसिफिक कंडीशन में होता है, इन सर्टेन कंडीशन, ठीक है। तो वहां पे मैंने गलत बताया था इसको, तो ये मत सोचना कि ये गलत नहीं सही होता है, ये गलत ही होता है इन जनरल। सही तभी होगा जब इफ पॉसिबल किसी स्पेशल कंडीशन में, किसी सर्टेन कंडीशन में, ठीक है। वहां पे मैंने बात नहीं की, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं। देखो ये कंडीशन जो आपका होगा ना, वो ऑप्शन सी होगा, तभी ये सही होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बस बेसिक समझा रहा हूं। अगर आपको प्रूफ करना हो तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, प्रूफ करना कैसे है वो आप कर लेना, ठीक है। तो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ऑल्दो बस ये कंडीशन ध्यान रखना, अगर मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 है, ये पॉसिबल तभी होता है इफ Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर, कोलिनियर होंगे एक लाइन में, एंड इन सेम डायरेक्शन, एंड इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी उनका सेम होगा। अब कहोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्शन की बात हो रही है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए वेक्टर देखोगे ना, तो डायरेक्शन तो आएगा ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मान लो 2 प्लस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर इसको आप प्लॉट करोगे तो 2,1, तो ये 1 2 1, तो यहाँ पे एक 2,1 एक पॉइंट है, इसको आपने ओरिजिन से ज्वाइन किया, ये डायरेक्शन आया, तो ये एक z रिप्रेजेंट कर रहा है, ये z जो है आपका 2 प्लस आई, ठीक है। तो इन सेम डायरेक्शन मतलब हम एज ए वेक्टर की केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 तभी होगा जब Z1 Z2 कोलिनियर हो इन सेम डायरेक्शन। अब ये तभी पॉसिबल होता है जब आपका आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है, ठीक है। अब ये प्रूफ होगा कैसे, समझ में कैसे आएगा, तो आप यहाँ पे Z1 Z2 को कुछ मान लो और इस कंडीशन को अप्लाई करो, आपका अपने आप आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 निकल के आएगा, ठीक है। अब Z1 Z2 को कुछ भी नहीं मानना है, अगर आपको आर्गुमेंट चाहिए तो आपको पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब है आप Z1 को ऐसे मान लो समथिंग R1 cos θ1 प्लस I sin θ1, तो यहां पे θ1 जो है वो आर्गुमेंट ऑफ Z1 हो गया। ऐसे ही आप Z2 मान लो R2 cos θ2 प्लस I sin θ2, यहां θ2 जो होगा वो आर्गुमेंट ऑफ Z2 है, ऐसे अज्यूम कर लो, ठीक है। अब आप Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस निकालो, यानी कि आप पहले फाइंड करो फर्स्ट स्टेप, जिनको प्रूफ करना है वो करके देख सकते हो। आप पहले Z1 प्लस Z2 फाइंड करो, सेकेंड स्टेप में इनका मान लो Z1 प्लस Z2 कुछ भी आ गया, ठीक है, x प्लस आई वाई आ गया, वो साइन कॉस के फॉर्म में आएगा, इसका फिर मॉडुलस निकालो, ठीक है, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ऐसे ही फिर मॉडुलस ऑफ Z1 निकालो, मॉडुलस ऑफ Z2 निकालो, उनको ऐड करो, ठीक है, और इसको इससे इसके साथ इक्वेट कर दो। जब इक्वेट करोगे बाकी सब टर्म कैंसिल आउट आ जाएगा, आपका कॉस का एक फॉर्म बनेगा, वहां से आपका कॉस θ1 ऐसा कुछ बन जाएगा, कॉस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0, तो θ1 इज इक्वल टू θ2, θ1 आपका आर्गुमेंट ऑफ Z1 है, θ2 आपका आर्गुमेंट ऑफ Z2 है, ठीक है। ये आ जाएगा। अगर आपको प्रूफ करना है तो मैंने बता दिया Z1 Z2 मान लो ऐसे, और बस इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, मॉडुलस निकाल के इक्वेट कर दो, आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना Z1
प्लस Z2 का जो मॉडुलस होता है वो Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस तभी होगा जब Z1 Z2 कोलिनियर हो। कहने का मतलब है आर्गुमेंट ऑफ Z1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल होगा, ठीक है, तभी इक्वल हो सकता है ये, नहीं तो आपका ये लेस देन ही होता है आपका। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 51। अगेन आपका Z+1 माइनस आई का मॉडुलस इज इक्वल टू Z-1 प्लस आई का मॉडुलस किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। आप बस Z को कुछ अज्यूम कर लो यहाँ पे, Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो Z+1 माइनस आई निकाल लेते हैं पहले, Z+1 माइनस आई, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस आई। तो ये हो जाएगा x+1 और यहाँ पे i कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा y-1। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का टर्म आ गया। ऐसे ही आपका निकाल लो Z-1 प्लस आई, तो Z है आपका x प्लस आई वाई -1 प्लस आई, तो इस बार आ जाएगा ये x-1 प्लस आई कॉमन लिया y+1। ठीक है, इसका मॉडुलस बोला गया है। ठीक है, तो मॉडुलस का मतलब ये होता है कि a√a² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म है ना ये फर्स्ट वाले केस में, यानी कि आपका मॉडुलस ऑफ Z+1 माइनस आई के केस में जो आएगा वो आएगा x+1 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है Z-1 प्लस आई मॉडुलस, ये जो आएगा ये आएगा, ये इसके लिए a है, ये इसके लिए b है, तो a² मतलब x-1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर। दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, इक्वेट करके स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेट करते हैं, तो x+1 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर। ठीक है, रूट आपका मैंने हटा दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब एक्सपेंड करो, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2x, ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2y, ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2x एंड a² प्लस b² प्लस 2y। तो x² प्लस 1 कैंसिल आउट, x² प्लस 1 कैंसिल आउट, y² प्लस 1 कैंसिल आउट, y² प्लस 1 कैंसिल आउट। तो यहां से x का टर्म एक साइड, y का टर्म एक साइड कर दो, तो यहाँ 2x बचा और ये -2x इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 2x प्लस 2x। यहाँ 2y बचा आपका, यहाँ -2y, यहाँ जब जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 2y प्लस 2y, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4y कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू y आपका एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को देख के घबराना मत, बस जो चीज़ बोली गई वैसे फाइंड करते जाओ। हाँ, कैलकुलेशन होता है नो डाउट, कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हो, कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, एक तो इमेजिनरी नंबर के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, डिफिकल्ट तो लगता ही है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करोगे चीज़ें समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट 52 में बोला गया है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, जो कि बेसिकली आर्गन प्लेन जो होता है, इमेजिनरी प्लेन की जब बात कर रहे हैं, फाउंड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर z -iz एंड z+ iz। ठीक है, इन तीनों को प्लॉट करने पे जो आपका ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया पूछा गया है। ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब इनको प्लॉट करोगे प्लेन पे तो 3 वर्टेक्स मिलेगा, उन 3 वर्टेक्स से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करोगे।
ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। z मान लो आपका कोई a प्लस आई बी है, तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस आई जेड। तो अगर z को माइनस आई से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आपने क्या किया होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया होगा। तो दूसरा है माइनस आई जेड। ठीक है, देखो इसके पॉइंट आ गए a कॉमा बी, पॉइंट निकालना है हमें, वर्टेक्स देगा ये, एक वर्टेक्स आ गया a कॉमा बी। माइनस आई जेड मतलब माइनस आई ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस आई ए एंड माइनस आई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर, तो ये प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा बी कॉमा माइनस ए। ठीक है, माइनस आपका ए के साथ आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो ना बी माइनस ए आई। तो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका पॉइंट आ गया कोऑर्डिनेट बी कॉमा माइनस ए। एंड थर्ड है आपका z प्लस आई जेड। तो z है आपका a प्लस आई बी प्लस आई जेड, z है a प्लस आई बी। सिंप्लीफाई करते हैं, तो a प्लस आई बी, आई इंटू ए आई एंड आई इंटू आई स्क्वायर माइनस वन बी, आई इंटू आई स्क्वायर तो माइनस वन बी। तो यहां से आ गया आपका a माइनस बी रियल पार्ट, यहां से आप i कॉमन ले लो a प्लस बी। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, ये तीन वर्टेक्स हो जाएंगे, ये समझना आप। तो एक वर्टेक्स मिल गया आपको a कॉमा बी, एक मिला आपको b कॉमा माइनस ए एंड एक मिला आपको a माइनस बी ए प्लस बी, ये तीन वर्टेक्स आ गए। ठीक है, ये तीन वर्टेक्स आ गए ट्राइंगल के a बी सी। ये मान लो a है आपका, ये b है, ये c है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का लगाएंगे फॉर्मूला। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आपको नोट डाउन करना हो कर लेना। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, एक तो आपने पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट मेथड, ऑल्दो ये क्लास 12th का है तो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ लिया हो। ठीक है, एज ए एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दिया जाता है तो आपने पढ़ लिया हो। ठीक है, एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड और एक होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, वर्टेक्स आपका x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टेक्स के। ठीक है, क्लास 10th में पहले था, सिलेबस से निकाल दिया गया है, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। ये होता है आपका हाफ, यहां पे मॉड लगाते हैं, मॉडुलस, एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव नहीं आएगा, x1। ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, मॉड क्लोज। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अगर आपको तीनों वर्टेक्स पता है तो। ठीक है, तो आपको यहां पे तीनों वर्टेक्स पता है, एक a है a कॉमा b, एक b है b कॉमा माइनस a, एक c है a माइनस b कॉमा a प्लस b। अब आपको इनको यहां पे प्लेस करना है, तो यानी कि जो फर्स्ट वर्टेक्स है ये आपका x1 y1 मान लो, ये आपका x2 y2 मान लो और इसे आप x3 y3 मान लो। बस प्लॉट करो, तो प्लॉट करते हैं, तो ये बनेगा आपका हाफ, चाहो तो खुद से सॉल्व कर लेना। x1 है आपका a, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं y2, तो y2 है आपका माइनस a माइनस y3, तो y3 है a माइनस b, उसके आगे माइनस, तो ये माइनस a माइनस b प्लस x2 है आपका b, y3 माइनस y1, तो y3 है a प्लस b माइनस y1 है आपका b, तो माइनस b प्लस x3 है आपका a प्लस b a माइनस b, ये आपका x3 है, y1 माइनस y2, तो y1 है आपका b माइनस y2 है माइनस a, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस a आ जाएगा, क्लोज।
तो ये आ गया हाफ ए इंटू माइनस ए, अच्छा ये माइनस ए इंटू माइनस ए, माइनस 2a इंटू ए, तो माइनस 2a स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, बी इंटू ए बी, बी इंटू बी, अच्छा यहाँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, बस ए बी आ जाएगा। और यहाँ पे आपका ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, जो मल्टीप्लाई कर लो आप। तो ए इंटू बी ए बी, ए इंटू ए स्क्वायर, माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, ठीक है। तो अब आपका माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट, ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट, तो यहां से ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो हाफ ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस है तो ये आपका प्लस ही माना जाएगा, इसको आप प्लस ही मान लो आप, ठीक है। तो ये आप इसको लिख सकते हो हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन तो मॉडुलस के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, देखो सब जगह मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर है, तो पहले तो आप मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर निकालो होता क्या है, फिर ही कंपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पे z क्या था, आपने नोट डाउन किया होगा, तो हमने z माना था a प्लस आई बी को। अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो हमने z माना था a प्लस आई बी को। तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो आपका आया ही है, और आगे आपका हाफ लगा हुआ है, तो इसके आगे आप हाफ लगा लो, इसके आगे आप हाफ लगा लो, तो आपका ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आया है, हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के, ऑप्शन सी आपका मैच कर जाएगा। क्लियर है, डिटेल में मैंने समझाया है, ठीक है। वीडियो को दोबारा देखोगे, कोई डाउट हो दोबारा देखोगे तो क्लियर होगी चीजें, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है, आप वहां पूछ ही सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनली आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 9 पार्ट के बाद कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगेन पार्ट को छोटा रखने का रीजन ये है 6-7 क्वेश्चन, कि अगर मैं एक साथ कराने बैठूंगा ना 10, 15, 20 क्वेश्चन, तो 3-3, 2-2 घंटे का कम से कम वीडियो बनेगा, वो मेरे लिए भी हैक्टिक है, आपके लिए भी एक बार में देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी डाउट हो, आप सारे पार्ट्स को देख जाओ, आपका बहुत सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपका 100% क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी, आपको जो आपको पहले से पता नहीं होगा, ठीक है। तो अब जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगेन कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन ट्राई करो पहले वीडियो को दोबारा देखो, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, क्लियर है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आपको लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, आप कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।